हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 2.6, यानी कि जिसे हम लर्निंग असेसमेंट के नाम से जानते होते हैं अपनी लीनियर सर्किट एनालिसिस की बुक में। तो इसमें बच्चों वो कह रहे हैं कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू वी एल एस अवर वी एस, यानी कि आउटपुट अवर इनपुट वोल्टेज एवरेज है, वोल्टेज गेन जिसे हम कहते होते हैं, फॉर द गिवन सर्किट, जो कि आपको नीचे दिया गया सर्किट। सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय बोथ नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस, आपने इसको दोनों टेक्निक से करना है। एंड योर आंसर विल आल्सो बी सेम, आपका आंसर भी सेम आना चाहिए। ये आगे लिखा हुआ था कुछ इस टाइप का, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है बच्चों, ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके। तो ये आपके पास सर्किट है, ओके। तो उम्मीद है मैं आपके लिए इसको इजी बना सकूंगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम इसको क्या करेंगे जी। अभी मैं पहले नोडल एनालिसिस टेक्निक से करना चाहता हूँ, फिर हम मैश की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले नोडल एनालिसिस टेक्निक से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानते हैं हमें इसको लेके जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो इसको भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में होना चाहिए। तो आपको हर एक चीज़ की इम्पीडेंस और वोल्टेजेस के आपको लैप्लास ले लेने हैं, ठीक है जी। तो चलो आओ। तो पहले नंबर पे तो बच्चों मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, ये जो आपका सर्किट है इसको ड्रा करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम दें। तो हाँ तो बच्चों देखें, आपके लिए ये मैंने सर्किट तैयार कर दिया, बस शेप अभी तैयार किया। अब हम लिखेंगे इन सब की इंपीडेंस। बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसकी इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस ही होती है, रियल पार्ट, ठीक है। जबकि एक इंडक्टर की एस एल के फार्मूले से इंपीडेंस निकाली जाती है और एक कैपेसिटर की 1/SC के फार्मूले से निकाली जाती है। ओके हो गया। तो देखें सबसे पहले नंबर पे मैं इसका वोल्टेज सोर्स मेंशन करूंगा। तो जब ये लैप्लास की डोमेन में चला जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसे वी ऑफ एस से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज थे हमारे वी एल, उन्हें भी ऐसे ही वी एल ऑफ एस से मेंशन किया जाएगा और इनके कैपिटल लेटर डालने हैं वी, ठीक है। अब कईयों का वी तो है ही एक ऐसा वर्ड यार, छोटा भी वैसे ही होता है और बड़ा भी वैसे ही होता है। यानी कि इंग्लिश के अगर हम रजिस्टर पे लिखें तो वो एक अलग बात है, पता चलेगा कैपिटल कौन सा और स्मॉल कौन सा है। लेकिन आप थोड़ा ऐसे ना बड़ा करके लिखिएगा। अब बात आती है बच्चों के रेजिस्टेंसेस और इम्पीडेंसेस में। तो रेजिस्टेंसेस आपने एज इट एज पेस्ट कर देने हैं जैसे थे, ठीक है। इम्पीडेंस की बात करूं तो देखो इंडक्टर की मैंने फार्मूला बताया, एस एल फार्मूला होगा। तो देखो एल इंडक्टेंस कितनी है, 1 हेनरी है। तो सिंपल एस के साथ जब एल मल्टीप्लाई हुआ यानी एस मल्टीप्लाई बाय 1 तो एस ही आ जाएगा। इसका भी एस मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होना है, इसका भी एस मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होना, तो यानी सबके क्रॉस एस 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 आ गया। बस सिंपल सी बात है। अब बच्चों हमने नोड आइडेंटिफाई करना है। नोडल एनालिसिस टेक्निक पहले मैं लगाने लगा हूँ। तो नोड आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका कार है, सिंपल मैंने आपको बताया था। नोड आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही हो, और जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसे हम बाइनरी नोड कहते हैं, और बाइनरी नोड को हम कंसिडर नहीं करते। जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हुई हैं उससे ज़्यादा वायर्स की उसको हम कंसिडर करते हैं, और 3 चीज़ों की जहाँ पे वायर अटैच होती है वो हायर नोड होता है। और यहाँ पे एक हमारा हायर नोड बन रहा है। देखो एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर यहाँ पे अटैच है। ये हमारा फर्स्ट हायर नोड है, यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकंड हायर नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे हम V2 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं। ये हमारा थर्ड हायर नोड है, जहाँ पे हम V3 के नाम से वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है। अब नीचे एक नोड है बच्चों, यहाँ पे हम V4 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ग्राउंड करेंगे। उसकी वजह क्योंकि यहाँ जब हम नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं तो केसीएल लगना होता है। केसीएल मींस किरचॉफ करंट लॉ। हर एक वायर में कोई ना कोई करंट फ्लो करवानी होती है, तो करंट उस वक्त तक फ्लो करते ही नहीं है जब तक ग्राउंड ना हो। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमें ग्राउंड लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी एक नोड को ग्राउंड लाजमी करना होता है, तो ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। आप भी चाहें तो किसी को भी ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी नोड यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, एक लाजमी ग्राउंड करना है। तो लिहाजा ये हमारे पास 4 नोड्स हो गए और ये डन हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले सिंपल सी बात, V1 की वैल्यू जरा आपको मिलेगी यहाँ पे। देखिए जब दो नोड्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आ जाए ना, तो वहाँ पे सुपर नोड टेक्निक लगती है, जब वो दोनों के दोनों नोड्स के वोल्टेज वेरिएबल हों। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नोड तो वेरिएबल है नोड के वोल्टेज, लेकिन दूसरा हमें पता है यानी कि ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी V1 की। अब देखें सुपर नोड टेक्निक से इसकी इक्वेशन लिखते हैं, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, तो इस नोड के वोल्टेज प्लस में आ गए, V1 प्लस में। माइनस का पोल जिस तरफ है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, यानी -0 इज इक्वल टू जो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी वो है V ऑफ S। तो ये देखो बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई, यानी कि V1 ही आपके V ऑफ S के बराबर है। जिसकी वैल्यू इस तरह से आ जाए ना, जिस नोड की वैल्यू इस तरीके से आ जाए, यानी कि ग्राउंड और इस तरह से कॉमन होने की वजह से उस नोड के ऊपर फिर KCL नहीं लगाया जाता। ये चीज़ याद रखिएगा, KCL लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकेगा।
क्योंकि आप बताओ, आप इस वायर की करंट लिख के बता सकते हो कितनी है? नहीं बता सकते यार, यहाँ पे रजिस्टर है ही नहीं, हमें रेजिस्टेंस का पता ही नहीं कितने रेजिस्टेंस से ये वोल्टेज सोर्स जनरेट हुआ है। तो ये मसला होता है यहाँ पे। अब बात आती है यार, ये तो डन हो गया, अब बात आती है V2 पे। V2 पे तो इजीली लग सकता है, लेकिन उससे भी थोड़ा इजी रखने के लिए ना मैं ये चाहता हूँ कि आपका काम ना V2 से ही ख़त्म हो जाए, आप आगे बढ़ो ही ना, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप्स में आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखें, अब ज़रा V3 की तरफ बच्चों आते हैं, इस नोड की तरफ। अब यहाँ पर भी देखो इंडक्टर तो लगा हुआ है, बट यहाँ पे भी देखो कि इंडक्टर के क्रॉस कुछ वोल्टेज मेंशन है, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा ही बना ले बच्चों, एक इंडक्टर को साइड पे कर दिया जाए, इंडक्टर के वोल्टेज यहाँ पे अटैच कर दिया जाए, यानी वोल्टेज सोर्स उसी की तरह, तो VLFS लगा होगा। तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल होगा वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव पोल लगा होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में। अब यहाँ पे भी ग्राउंड एक आ गया नोड, दूसरा नोड के वेरिएबल वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखो V3 की तरफ पॉजिटिव पोल है तो V3 वाले वोल्टेज प्लस में आ गए, माइनस का पोल है नेगेटिव 0 की तरफ, तो ये आ गया 0 माइनस में, और ये हमारे पास VLFS इज इक्वल टू आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि V3 ही हमारे VLFS वोल्टेज हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चों, ताकि हमारा एक नोड के ऊपर ही KCL लगाने से काम ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है कि V3 इसके बराबर है, V1 आपके पास किसके बराबर है, वो आपने निकाला VFS के, ठीक है। ये काम हो गया। अब देखो इन दोनों का तो काम एज इट एज वैसे ही डन हम कर रहे हैं, लेकिन V2 के ऊपर KCL लगाएंगे तो तब हम वो इक्वेशन निकाल पाएंगे वोल्टेज गेन की। तो चलो अप्लाई KCL एट नोड 2, ये आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। तो KCL का कहना था बच्चों, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो लिहाजा देखो बच्चों, इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स हैं, हर एक उस वायर की आपको करंट लिखनी होगी। करंट का फार्मूला आप जानते हैं, अगर आपको किसी वायर की करंट का नहीं पता तो I इज इक्वल टू V/R कर लो। और आपको पता है जो मेरा तरीकाकार होता है, जिस वायर की करंट का नहीं पता होता उसको मैं एज अ लिविंग करंट बना के फार्मूले में लिखता हूँ। तो देखो लिविंग करंट हमेशा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखता हूँ, तो स्टार्ट करूँगा लिविंग करंट से। देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से एक करंट को लीव करवाता हूँ। जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ से करंट लीव करता हुआ इस रेजिस्टर में से गुजरा और इस नोड तक पहुँच गया, तो आगे कौन से वोल्टेज है, V1। तो V2 माइनस V1 लिखने की बजाय बाद में आपने जब वैल्यू ही पुट करने तो डायरेक्ट VFS ही लिख दे। V2 माइनस VFS डिवाइडेड बाय जितनी इम्पीडेंस, यानी जितनी इम्पीडेंस ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, इम्पीडेंस की बात हो रही है, तो वो पटे में आ जाएगी 1, यानी I इज इक्वल टू V/Z फार्मूला बच्चों यहाँ पे लग रहा है, ओके। अब आ जाओ इस वायर पे। तो इस वायर की भी मुझे देखे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ। जो ही करंट लीव करेगी उसी वक्त हम इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देंगे, ठीक है, जिस नोड में से करंट ने लीव किया। तो V2 में से करंट लीव करके डायरेक्ट जाके नोड न्यूट्रल नोड में एंटर कर गई, तो यहाँ पे आ गया 0, और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो है S। लास्ट में एक वायर रह गई ये वाली। अब यहाँ से भी हम एक करंट लीव करवाते हैं, तो देखो क्या लिखा जाएगा, V2 माइनस, और ये करंट देखो यहाँ से इसमें से गुजरेगी और फिर डायरेक्ट जाके इस नोड में एंटर कर जाएगी, तो इसके वोल्टेज आ जाएंगे, जो हम डायरेक्ट VLFS ही लिख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उल्टे सीधे पंगे लेने के। तो लिहाजा यहाँ पे एक वैसे मसला आ सकता है बच्चों आपको, वो ये है कि देखा जाए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें बटे में 1 आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने हर एक वायर की करंट लिख ली। तो देखो बच्चों इस कैल्शियम आ रहा है S से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो। तो यहाँ पे जब S से ज़रब खाएगा तो बटे में 1 है वो तो वैसे ही ख़त्म होगा, ऊपर S ज़रब खा जाएगा, SV2। और ये जो बच्चों माइनस SVS आना ना, उसको उठा के दूसरी साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो SVS हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे जब S ज़रब खाएगा S से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ V2 रह जाएगा, और यहाँ पे जब S ज़रब खाएगा तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो S ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, SV2 और माइनस SVLS आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इज इक्वल टू जो मैं कह रहा था यहाँ पे लिखा गया था माइनस SVS, तो SVS को जब उधर लेके गए तो प्लस SVS हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा भी सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, देखें ये हो गया 2S, इसमें से आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, V2 को कॉमन लिखने के बाद 2S प्लस 1, क्योंकि ये SS जमा हो गए और ये प्लस 1 था, V2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और ये ऐसे आ गया, देखो बच्चों SVLFS इज इक्वल टू SVFS,
ओके हो गया, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 आप कहाँ से बनाओगे? अपने नोड 3 के ऊपर केसीएल लगा के, इस नोड के ऊपर। तो चलो इसके ऊपर केसीएल लगाते हैं। अब 1 बाय 1 देखें। तो बच्चों अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था इस पे तो केसीएल लगेगा ही नहीं। लगेगा यार, कैसे नहीं लगेगा? देखो वहाँ पे तो ये है, वहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, वहाँ पे मुझे इंपीडेंस या रेजिस्टेंस का पता ही नहीं है इस वायर की, लेकिन यहाँ पे पता है इसके क्रॉस दोनों चीज़ें दी गई हैं, इंपीडेंस भी और वोल्टेज सोर्स भी। तो लिहाजा मैं किसी से भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है नोड 3 पे। तो अब नोड 3 पे लगाना यार एक शराइत बन चुकी है, क्योंकि हम इसको मज़ीद हल नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल देखने को मिल गए ना, इसी वजह से। अब यहाँ पे हम लगाते हैं केसीएल। तो देखो पहले मैं इस वायर की करंट लिखूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, इस वायर में से करंट लीव। तो अब ये मैं नई कॉपी पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 की लिखने लगा हूँ। यहाँ पे आप केसीएल लगने लगा। देखो बच्चों यहाँ से हम करंट लीव करवाते हैं, तो क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ से करंट लीव करके जा रही है ना, तो उसी वक्त हम लिख देंगे VL(S) माइनस, क्योंकि जिस नोड में से करंट लीव करके जाती है उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये मैंने आपको बार बार समझाया। अब यहाँ से करंट होती हुई जाएगी VF(S) में, तो आगे देखें V1 में जाएगी ना, एंटर करेगी इस नोड में, तो V1 की जगह हम VF(S) ही लिख देंगे। तो जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो आ जाएगी इसके बटे में। कितनी आई जी? SI। अब बात आती है बच्चों नेक्स्ट वायर की। अब इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक करंट को लीव करवा देता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा इस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस। अब यहाँ से करंट लीव करते हुए 0 में एंटर करेगी, तो आ जाएगा VL(S) माइनस 0, और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि S है, प्लस। अब बात आती है इस वायर की। देखो बच्चों इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा VL(S) माइनस, और यहाँ पे जाके करंट एंटर करती है तो V2, और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में। बटे में आ जाएगा बच्चों इसके 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका देखो LCM जो आ रहा है मेरे पास वो S है, तो पूरी इक्वेशन को S से ज़रब दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंपल VL(S) माइनस V(S). यहाँ पे जब S से ज़रब हुआ तो ये भी कट गया, और यहाँ पे सिर्फ VL(S) रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब S ज़रब हुआ तो ये आ गया S VL(S) माइनस S V2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिल रही है, पहले नंबर पे हमारा V2 होना चाहिए, ये तो शराइत है। तो ये पहले नंबर पे मैंने V2 को उठा के ले आया, माइनस S V2, ठीक है। इसको अब सारे VL(S) इकट्ठे करते हैं। देखें एक ये VL(S) है, एक ये VL(S) है, तो ये हो गया 2 VL(S), क्योंकि इसमें देखें 1 1। अगर मैं बच्चों VL(S) को कॉमन ले लूँ, देखें VL(S) मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी ये 2 रह गया, ठीक है 2। और ये देखो एक S है, तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस S या S प्लस 2, जिस फॉर्म में लिखना चाहते हो उस फॉर्म में लिख लो, और बाहर आ जाएगा VL(S). ये मैंने कॉमन लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको उठा के मैं ले गया दूसरी साइड पे, ये हो गया दूसरी साइड पे जाके VF(S). ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया बच्चों। तो अब हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में की इक्वेशंस को, ताकि हम VL(S) को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि VL(S) को ही फाइंड आउट करेंगे तो हमें आपको वोल्टेज गेन मिल जाएगी, ठीक है, VL(S). तो देखो बच्चों पहले हम इनके जो वेरिएबल्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको लिखेंगे 2S प्लस 1, और यहाँ पे माइनस S, फिर इसके माइनस S और S प्लस 2, फिर इनके साथ जो मतलब कि हमारे वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे, यानी कि V2, और ये VL(S) कॉलम वाइज लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू वाले नंबर वहाँ पे था VF(S). जिनको नहीं पता ये कैसे लिखते हैं वो जाके बच्चों एक दफ़ा हमारी वीडियो देख लें, LCA यानी कि लीनियर सर्किट एनालिसिस के चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3.1 की। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे असल में मुझे मालूम करना है VL(S) को, तो मैं क्या करूँगा, क्रैमर रूल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्रैमर रूल ही लग सकता है और किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो बच्चों क्या किया जाएगा, देखें क्रैमर रूल कहता है जिस वेरिएबल को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बराबर होगा उसके डिटर्मिनेंट, उसी के डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों, और ओवर में फुल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होता है। तो ये इससे क्या मुराद है, देखो बच्चों जब VL(S) के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है ना, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, जिन्होंने मतलब कि क्रैमर रूल इतना हाई लेवल का नहीं समझा हुआ उनके लिए यहाँ पे मैं समझाऊंगा। देखें जब VL(S) की बारी आई, तो देखो बच्चों VL(S) दूसरे नंबर पे है ना, तो ये कॉलम वाइज आपने समझना है कि VL(S) अगर दूसरे नंबर पे है तो दूसरे कॉलम के वेरिएबल्स को आपने रिप्लेस कर देना इज इक्वल टू वाले वेरिएबल से। देखें दूसरा कॉलम ये बनता है, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे कॉलम वाले वेरिएबल्स को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सारा एज इट एज। तो देखो 2S प्लस 1 यानी फर्स्ट कॉलम एज इट एज है, बस ये वाला रिप्लेस हो गया इनसे, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया डेल VL(S) के लिए, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा होता मेरे पास होता, लेट से मैं आपको समझाता हूँ। देखें
अगर मेरे पास इसकी बजाय V2 को फाइंड आउट करना मेरे पास दरकार होता तो मैं फिर क्या करता, यहाँ पे सिंपली V2 पहला पहला नंबर पे आना तो पहले कॉलम को रिप्लेस करता है, यानी कि पहले कॉलम की जगह ये आ जाता और दूसरा एज इट एज यहाँ पे पेस्ट करता है। ये तरीकाकार है। अब देखें इज इक्वल टू, तो देखें हमारे पास अब यहाँ पे अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या आएगा, आपको पता है पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इससे जब वी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आ जाएगा, वी ऑफ एस इंटू 2s प्लस 1। अब बच्चों आपको पता है सेंटर में होता है माइनस, जब ये आपस में ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाली है तो माइनस आता है पहले सेंटर में, तो ये आएगा पहले माइनस सेंटर में, फिर माइनस एस जब इनसे ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एस स्केयर वी ऑफ एस। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एस स्केयर साथ में अब इसके वी ऑफ एस होना था, लेकिन मैंने क्या किया, लेट से मैंने दोनों में से वी ऑफ एस को जब कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास इस तरह से टर्म बन के आ जाएगी। लेकिन चलिए आपके लिए एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। देखिए इस तरह से पहले आया एस स्केयर वी ऑफ एस, फिर हमने जब इन दोनों में से वी ऑफ एस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एस स्केयर प्लस 2s प्लस 1। ठीक हो गया, ये टर्म आ गई मेरे पास। अब हम ये तो डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं। दूसरा डिटर्मिनेंट है ओवरऑल डिटर्मिनेंट। वो क्या होता है, सिंपल मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है उसी फॉर्म में उसका डिटर्मिनेंट ले लेना, यानी कि जो गिवन था 2s प्लस 1 माइनस एस और साथ में s प्लस 2। तो देखिए इसका क्या डिटर्मिनेंट आता है, पहले ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, 2s पहले मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2s का स्केयर, फिर 2s इससे ज़रब हुआ तो ये आ गया 4s, फिर 1 जब मल्टीप्लाई हुआ तो s प्लस 2 ऐसे आ गया। फिर आप देखो बच्चों एस से ज़रब होगा तो ये पहले आपको पता है सेंटर में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और s का स्केयर बन गया, माइनस एस स्केयर आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा s स्केयर प्लस 5s प्लस 2। तो ये टर्म आ गई। अब आपके सामने वी एल ऑफ एस क्या आ जाएगा आपके पास, ये जब मैं पुट करूँगा तो आ जाएगा एस स्केयर प्लस 2s प्लस 1 होल वी ऑफ एस। ये मेरे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट और बटे में टोटल डिटर्मिनेंट ये वाला एस स्केयर प्लस 5s प्लस 2। अब बच्चों देखो वी एस उसके बटे में चला जाएगा दूसरी जानिब, तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन आ गई जो हम निकालना चाहते थे। बस इतना सा काम था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब का बटन जिन्होंने हिट नहीं किया वो हिट करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे।